हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो आइए इसे देखें, ये है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, ठीक है। अब आ रही बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इसके कारण किसी डिस्टेंस x पे फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड होगा। इसके कारण क्या होगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ये क्या है? फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल भी होगा के क्यू बाय एक्स, जो कहते हैं आर। अगर आप यहाँ पे आर ले लें तो एक्स के जगह पे क्या होगा? आर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी डिस्टेंस पे, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसी को जानना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये है क्या। उसके बाद इसको और डिटेल में जानेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करें? ये amount of work done in assembling the charges, in assembling the charges to their position, by bringing them from infinity, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्ट लिख दें आप, वो अंडरस्टूड है कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो, ये क्या बोल रहा है कि हम चार्ज को असेंबल करने में जो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। मीन्स सिंपली बोला जा रहा है कि जो हम इन्फानाइट से चार्ज को ला रहे हैं किसी फील्ड के अगेंस्ट, और वो चार्ज को क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्लस क्यू चार्ज, फिर एक वो प्लस क्यू चार्ज, तो ये सारे चार्ज को क्या कर रहे हैं? हम असेंबल कर रहे हैं, और ये चार्जेस को ला रहे हैं इन्फिनिटी से अगेंस्ट द फील्ड। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जा रहा है? स्टोर हो जा रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का डिफाइन किया जा सकता है, ना कि एक सिंगल चार्ज का। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम मान लें यहाँ पे कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होगा। पोटेंशियल भी होगा क्या? के क्यू बाय आर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि देखो, जब हम यहाँ पे इस चार्ज को रख रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पे इस चार्ज को ला रहे थे इन्फानाइट से, तो यहाँ पे पहले से कोई चार्ज था नहीं, तो जब कोई चार्ज पहले से है नहीं तो वो फील्ड क्रिएट करेगा नहीं। मीन्स ये जो स्पेस है वो क्या है? फ्री ऑफ फील्ड है। तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पे लाएं प्लस क्यू, ठीक है, तो
हमें किसी फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, तो जब वर्क डन करना ही नहीं पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन ही क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो किसी सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो सकता है, पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक सिस्टम को हम एक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इससे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉइंट्स में क्या भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है, हम किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज not defined for सिंगल चार्ज है ना, ये किसी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप एक बार और समझ लें, ठीक है। अभी तक मैंने जो बोला उसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, एक ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे मीन्स क्या, ये स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और हम इस चार्ज को, एक प्लस क्यू चार्ज जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे रखा हुआ है। इस चार्ज को हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं P1 में, ठीक है। इस पॉइंट P1 पे हम ला रहे हैं। तो ये जो चार्ज को इस यहाँ पे ला रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहले कोई चार्ज प्रेजेंट तो नहीं है, तो जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो क्या, कोई फील्ड होगा नहीं। तो जब इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं तो किसी फील्ड के अगेंस्ट तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब किसी फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है प्लस क्यू, अब ये क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ज हम ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज ला रहे हैं हम प्लस क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ पे लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। आ रही बात समझ में? तो जो वर्क करना पड़ेगा इस फील्ड के अगेंस्ट में, वही वर्क इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आ रही बातें समझ में? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यही डिफाइन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन हम नहीं कर सकते, एक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और एक और तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्या भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसा होगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको और करके ये भी लिख सकते हो, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है फिजिक्स में, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या है, डिफाइन। स्टेटमेंट आएगा तो ये आप लिख देना भाई, ठीक है। स्टेटमेंट आएगा तो आप इसे लिख देना। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में, ठीक है, वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। क्लियर है? ना कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये कर रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द
इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या, कंजर्वेटिव इन नेचर, इसलिए वहाँ पे क्या लगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, तो क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। हमारी बात है समझ में, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो उससे पहले ये जान लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा क्वांटिटी है। तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। और इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है जूल, क्या है, जूल, JULE, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, ठीक है। और एक और यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब देखो इसे हम न्यूमेरिकल में यूज़ क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट्स है, इसे आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा क्या है, इसका SI यूनिट जूल है, और एक और अल्टरनेटिव यूनिट है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा मेन टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ना। जब 2 चार्ज का कोई सिस्टम हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसी को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो अब एक इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये Q1 है, एक इनफाइनाइट पे चार्ज रखा हुआ है Q1, हम उसे इस स्पेस में ला रहे हैं, इस स्पेस में ला रहे हैं Q1 को। तो देखो इसे हम ले आए भाई इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो ये P1 है, ये पॉइंट क्या है, P1, और यहाँ पे लाएं चार्ज Q1। तो देखो यहाँ से पहले तो कोई चार्ज था नहीं, तो जब कोई चार्ज यहाँ पे था नहीं तो कोई फील्ड भी नहीं होगा। तो जब कोई फील्ड नहीं था तो कोई फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। मीन्स इस केस में अगर हम यहाँ पे चार्ज Q1 ला रहे हैं तो वर्क बोल देंगे W1। तो मीन्स अब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना ही नहीं पड़ा। अब सुनो, जब हम दूसरा चार्ज को ला रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है। अब पॉइंट P2 पे हम क्या ला रहे हैं, दूसरा चार्ज को ला रहे हैं, सेकेंड चार्ज को ला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, एक चार्ज है प्लेस्ड किया हुआ, तो इस चार्ज के कारण कुछ फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण कुछ फील्ड होगा। तो जब हम दूसरा चार्ज को इस पॉइंट पे लगाएंगे तो इस फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब कुछ ना कुछ हम वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वर्क डन हम करते हैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, तो वही वर्क डन उस सिस्टम में क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो अब हमें यहाँ पे हम इस चार्ज को यहाँ पे लाएंगे इन्फिनिटी से, ये Q2, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मान लेते हैं W2, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे और वही क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और इसके बीच का सेपरेशन,
इसके बीच का सेपरेशन आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इस सेपरेशन को बोल देते हैं R1 2। आ रही बात है समझ में? ये पॉइंट है हमारा P1 और ये पॉइंट है हमारा P2। चार्जेस कहाँ से ला रहे हैं ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें वर्क डन मिलेगा क्योंकि इस फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज को ला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम कुछ अब इसको क्या करें, मेंशन कर रहे हैं। क्या मेंशन कर रहे हैं? इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1। ठीक है, चार्ज फर्स्ट को हम कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से टू पॉइंट P1। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हमें कोई वर्क डन करना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन, ये लिख दिया भाई। क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज नो फील्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं। यहाँ पे पहले चार्ज क्या था? 0। अब चार्ज को लाएं तो किसी के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ा? वर्क डन करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये लिख दिए। अब देखो, तो जब वर्क डन हो गया 0 तो W1 को क्या ले सकते हैं? 0। तो मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लिखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 0, जो कि क्या होगा? U1 बोल सकते हैं सिंपली। आई बात समझ में? तो इसको भी यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं। अब देखो, जब हम नेक्स्ट चार्ज को ला रहे हैं, जब Q2 को ला रहे हैं P2 पास, तो Q2 को लाने में इसके कारण जो फील्ड वो क्रिएट हुआ है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, क्या होगा भाई? फिर वर्क इज डन। क्या होगा उस केस में? वर्क हमें करना पड़ेगा। और वो वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो वर्क जो W2 होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो W2 इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। ये क्या होगा? W2 इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, है ना। जो वर्क डन हमें जो W2 मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो इसके कारण जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, इंटू Q2। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, इस पॉइंट पे इस जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल P2 पे हमें क्या मिलेगा? तो देखो क्या मिलेगा? पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला? KQ/R होता है। तो इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? KQ1, इसके कारण पोटेंशियल अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगा? R12। तो ये हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना। ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये निकल गया भाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? KQ1 R12 इंटू Q2 हो गया, और यही क्या है? W2। देखो ध्यान से, समझ में आ रही बातें यहाँ? ये तो क्या है, बहुत ही इजी है। कैसे लिख पा रहे हैं भाई ऐसा? ठीक है, अब देखो, अब टोटल वर्क डन को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन को क्या करें? ऐड कर दें। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, इस पोर्शन को हम इरेज कर रहे हैं, यहीं पे हम लिख रहे हैं। तो जो टोटल होगा, टोटल वर्क डन, ठीक है, W टोटल, वो कैसे मिलेगा? जो W1 प्लस W2 ऐसे ही मिलेगा। क्या मिला? टोटल वर्क डन को ऐड कर दीजिए भाई, W1 प्लस W2। अब देखो W1 हमें क्या मिल रहा है? 0,
क्योंकि वहाँ पे कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। अब प्लस W2 हमें क्या मिला है, K Q1 Q2 R12 ये मिला है। और हम पहले ही बोले हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है भाई, कि जो वर्क डन हम कर रहे हैं चार्ज को लाने में अगेंस्ट द फील्ड, वही वर्क डन उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक तो वर्क डन हो गया 0, तो जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो W2 के कारण ही मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो W है यही किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी का। और इसका एक्सप्रेशन आ रहा है कि Q1 Q2 R12। देखो ध्यान से, तो ये एक्सप्रेशन आया क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। देखो है ना आसान, तो किसी तरह से फाइंड करें। अगर यहाँ पे 3 चार्ज हो जाए, एक और चार्ज को ले आए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, W3 मिलेगा हमको। फिर W3 को क्या करें, यहाँ पे ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2 W3। हमेशा याद रखना है कि W1 हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, कि जो फर्स्ट चार्ज ला रहे हैं कोई भी स्पेस में, तो उस स्पेस में पहले से कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो W1 हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ टू चार्जर में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेकेंड वर्क डन के कारण ही मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट वर्क डन जो है वो क्या हो जा रहा है, 0। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अब जो है एक हम जनरलाइज टर्म्स लिखेंगे, और उसमें क्या होगा, आप कितना भी चार्ज ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको पोटेंशियल एनर्जी का ऐड करते जाओ, Q1 W1 W2 W3 इस तरह से। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। एक पॉइंट्स और यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हैं वो इंक्लूड कर दे रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, हम क्या बोले थे, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये देखते हैं। तो देखो अगर मान लो कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स क्या है कि Q1 और Q2 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और या तो ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा इस केस में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो Q1 का चार्ज है और Q2 जो चार्ज है हमारा, वो दोनों का साइन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इस केस में पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब सुनो, जब पॉजिटिव मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस केस में, डिक्रीज करेगा जब दो चार्ज को हम आपस क्लोज लाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो यहाँ पे पहले से Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज भी हम क्या ला रहे हैं, Q2 चार्ज ला रहे हैं। तो इसके कारण ये क्या है, सेम चार्ज क्या आ गया भाई। तो जब सेम चार्ज के कारण आ गया तो दोनों क्या करेगा, रिपल करेगा एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे, और उसको हम जब फोर्सफुली एक पॉइंट पे ला रहे हैं, तो फोर्सफुली ला रहे हैं तो मीन्स हमको क्या करना है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। जब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब हम दो चार्ज को आपस में लाएंगे, मीन्स क्लोज लाएंगे। ठीक है, ये कब होगा भाई ऐसा केस, व्हेन टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब करेगा, जब दो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक है, आ रही बातें समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, या फिर इसको लिख सकते हैं सिस्टम, या फिर इसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EPE विल इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई? ड्यू टू रिपल्सन ना, ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस के हो जाएंगे, दोनों चार्ज, तो क्या होगा, दोनों जब सेम साइन के हो जाएंगे चार्जेस, तो एक दूसरे के जब क्लोज लाएंगे तो रिपेल करेगा भाई, और जब रिपेल करेगा तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, लेकिन जब एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा कब होगा, जब हम सेपरेट करेंगे, है ना, जब हम सेपरेट करेंगे बोथ चार्जेस को, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, तब क्या होगा, Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, होल नेगेटिव हो गया भाई। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है और एक मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जब खुद ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा, तो जब कम वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखो, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और कब डिक्रीज हो जाएगा भाई, किस केस में, अट्रैक्शन के केस में ना, जब अट्रैक्ट हो रहा है ना, अट्रैक्शन के केस में, या फिर इसको लिख सकते हैं जब क्लोज आ रहा है, कम्स क्लोज ना, कम्स क्लोज टू ईच अदर, कम्स क्लोज टू ईच अदर है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा जब हम एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जब हम सेपरेट करेंगे, ठीक, जब हम सेपरेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब बात करने वाले सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखो, अभी जो मैंने पहले फाइंड किया वो क्या था, दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तीन चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एक जनरलाइज टर्म लिख देंगे। ठीक है, आप जितना भी चार्ज ले आओ वो सारे पोटेंशियल एनर्जी उस मेथड से क्या होंगे, कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन भाई, कि एक इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 अप टू n, ठीक है, ये n चार्जेस रखा हुआ है इन्फिनाइट पे। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये चार्जेस को ला रहे हैं 1 बाय 1 इस स्पेस में। ठीक है, तो इस स्पेस में जब हम पहले Q1 को लाए हैं, तो जब हम Q1 को लाए हैं तो कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ा। क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई फील्ड है नहीं, तो कोई किसी फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो, पहले हम Q1 को लाएं, कहाँ से ला रहे हैं भाई, इन्फिनाइट से। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनाइट से, इन्फिनिटी से, या फिर बोल इन्फिनिटी से इस Q1 को लाएं। ठीक है, फिर जब हम दूसरा चार्जेस को ला रहे हैं, जो सेकेंड चार्ज है हमारा Q2, उस Q2 को जब हम ला रहे हैं, तो Q2 को लाने में क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो मान लो कि हम यहाँ पे लाएं Q2 चार्ज। ठीक है, तो जब हम Q2 चार्ज को लाए यहाँ पे, तो ये Q1 के कारण जो फील्ड था उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन है R12। ठीक है, अब जो थर्ड चार्ज हम ला रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे हम थर्ड चार्ज लाएं, जो कि क्या है, Q3। तो जो थर्ड चार्ज है Q3, अब वो चार्ज को लाने में हमें इसके कारण जो फील्ड जनरेट हुआ है और इसके कारण जो फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है,
वो दोनों फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके बीच का सेपरेशन लिख रहे हैं, इसको है R23 2 से 3 और है इसका R13। ये है सेपरेशन बिटवीन दीज 3 चार्जेस। आई बात समझ में? तो 1 बाय 1 लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज ना। फर्स्ट चार्ज को लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या होगा, W1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फील्ड है नहीं तो वर्क डन हो नहीं रहा है भाई। ठीक, अब क्या होगा, सेकेंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज। अब देखो सेकेंड चार्ज को लाने में क्या वर्क डन करना पड़ रहा है, तो जब हम सेकेंड चार्ज को लाए, इसे भूल जाओ भाई, फर्स्ट ले आए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब हम सब सेकेंड को ला रहे हैं तो इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो W2 यहाँ पे क्या होगा, W2 को कैलकुलेट कैसे करना है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2। ये क्या होगा, Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, के Q1 Q2 और ये दोनों के बीच का सेपरेशन R12। ये देखो ये है W2 वर्क डन, है ना। देखो समझ में आ रही बात है, तो ये W2 आया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड चार्ज को ला रहे थे, आप लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज ना, ये हो जाएगा। अब देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देख लो पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी के जैसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W3 इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q3। तो देखो Q1 के कारण पोटेंशियल यहाँ पे Q3 पास इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, और Q2 के कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों का सम पोटेंशियल ले लेंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे Q3 से, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और Q2 निकल जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको मान बोल दिए हम पोटेंशियल एट दिस, ठीक है। तो क्या होगा, Q1 के कारण पोटेंशियल, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये लिखा जा सकता है। और इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा Q1 और ये मल्टीप्लाइड कर दिए अंदर, क्या Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस ये क्या होगा Q2 Q3, ये Q2 है और ये Q3 है, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। आ रही बात है समझ में? देखो ये हो गया W3। अब देखो हमें जब टोटल चाहिए वर्क डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो W टोटल WT इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, और यही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आ रही बात है समझ? तो W1 क्या है 0, W2 क्या है भाई, W2 का वैल्यू देखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे क्या है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये हो गया। और W3 के कारण ये टर्म, तो W3 के कारण ये हो गया Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 ये है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये आएगा। देखो Q1 सॉरी यहाँ पे जो W1 है हमारा क्या था, 0 था। ये बात है यार समझ में, क्लियर यहाँ तक?
अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ पोर्शन क्या होगा, कॉमन आएगा इसमें से। देखो ये क्या 1/4πε0 सब में है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, तो ये क्या हो गया 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये आ जाएगा। देखो ध्यान से हम क्या किए, 1/4πε0 को कॉमन ले आए, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस। ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस ना। ये हम इसको यहाँ से इसको मेंशन कर लो, पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस ना, ड्यू टू 3 चार्जेस, या फिर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बोल सकते हैं। अब देखो यहीं से हम क्या करें, जनरलाइज कर दे रहे हैं। क्या जनरलाइज करेंगे, अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिखे, फॉर n टर्म्स, फॉर n सिस्टम, या फिर फॉर n चार्जेस बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अब करना क्या है, ये 1/4πε0 क्या होगा, बाहर ही रहेगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो 1/4πε0 ये तो बाहर ही रहा, ठीक है। अब देखो अंदर वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, वो क्या है, समेसन के फॉर्म में, तो क्या समेसन है, लगा दिए भाई, समेसन में क्या ऐड कर दीजिए, मीन्स कुछ फाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये Q1 है, Q2 है, Q1 है, Q3 है, Q2 है और फिर Q3 है, मीन्स ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, QI और QJ अपॉन, ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं RIJ, और ये कहाँ होगा भाई, ऑल पॉइंट्स। ये क्या होगा, ऑल जितने सारे चार्जेस हैं वो सारे के कारण, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी मुझे इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, देखो ध्यान से, ये हो गया। तो ये है सिस्टम ऑफ n चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात है समझ में, तो इसे आप नोट डाउन करें। तो ये पॉइंट्स, ये जो टॉपिक है ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं किए, वहाँ पे 2 चार्ज लिए थे इससे पहले, अब यहाँ पे 3 चार्ज लिए, यहाँ तक ले लिया, उसके बाद क्या किया, n चार्जेस के लिए क्या किया, समेशन के लिए उसको जनरलाइज टर्म में लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो अब जितना भी चार्जेस को कैरी करें, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे कि मान लो ये हमारा, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये पॉइंट है कोई, मान लो A, ठीक है। तो ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इसको मान लिया, हम बोल दिए V। अब इन्फानाइट से कोई हम चार्ज को ला रहे हैं, यहाँ पे चार्ज को ला रहे हैं Q, चार्ज को जो ला रहे हैं उसको मैंने बोल दिया क्या, Q बोल दिया, ठीक है, ये Q है। तो बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इससे क्या लिखें कि लेट, या फिर इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इफ V इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल, if V is external potential
एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, then work done in bringing the charge q from infinity to that point, और वो पॉइंट क्या है भाई, ए, टू दैट पॉइंट ए इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू चार्ज इंटू क्या होगा, पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता भाई, W बाई क्यू होता था, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लिया उसको पोटेंशियल को क्या V, और ये जब चार्ज Q को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन Q इंटू V, और यही वर्क डन जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मीन्स बोल सकते हैं कि यार U इज इक्वल टू क्या, W, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू V। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले मैंने जो बात किया वो क्या बात किया भाई, कि कोई एक सिंगल चार्ज Q को अगर इन्फिनिटी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता, तो क्या आया था, U इज इक्वल टू क्यू इंटू V, वो आया था। अब यहाँ पे देखना है कि जब दो चार्ज को सिस्टम ऑफ टू चार्जेस मीन्स दो चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B, जहाँ पे हमें क्या लाना है, चार्ज को लाना है इनफाइनाइट से। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन in bringing charge, मैं दो चार्ज को लाऊंगा तो उसको क्या बोलो, Q1 एंड Q2। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एंड Q2 फ्रॉम infinity टू दैट पॉइंट, टू द पॉइंट बोले, टू द पॉइंट A एंड B विल बी, क्या होगा भाई, क्या होगा, देखो एक मैं चार्ज को ला रहा हूँ इनफाइनाइट से, तो ये चार्ज को लाया पहले Q1, ठीक है, उसके बाद मैं जब दूसरा चार्ज को लाऊंगा, ठीक है, इनफाइनाइट से, वो हो जाएगा Q2। तो देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल A पे भी होगा, पोटेंशियल पॉइंट B पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं कि इस A1 पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है और ये B2 पॉइंट पे जो B पॉइंट है हमारा, उस पर पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, तो W1 मीन्स जब चार्ज Q1 को लेकर आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 जो चार्ज लाए और वहाँ पे जो पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट हो, क्या हुआ, Q1 इंटू V1, ये आई बात समझ में। एंड W2 को क्या लिख सकते हैं, Q2 इंटू V2, मीन्स जो पोटेंशियल यहाँ पे है और जो चार्ज को लाए उससे मल्टीप्लाइड किया तो W वर्क डन मिला। लेकिन देखो ये जो वर्क डन हो रहा है W2, जब हम चार्ज Q2 को ला रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक जो पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट था उसको मल्टीप्लाई करते वो वर्क डन दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक और वर्क डन होगा W3, वो किसके अगेंस्ट होगा,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस पोटेंशियल के कारण, ठीक है, ये जो चार्ज यहाँ पे आया, ये जो चार्ज आया यहाँ पे, ये क्या फील्ड बनाएगा अपना, तो इसके कारण भी एक क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को। तो उसके कारण जो वर्क डन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिखे कि वर्क डन बाय Q1, या फिर इसको लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट Q1, अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, against the field due to Q1 while bringing the charge Q2, while Q2 is bringing from infinity, ऐसा कैसे हो जाएगा, होगा, आई बात समझ में। देखो ध्यान से क्या होगा भाई, एक तो जो हमारा W1 है वो किसके कारण मिल रहा है, Q1 और V1 के कारण, जो कि पहले क्या है, A पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल V1 है। जब दूसरा चार्ज को ला रहे हैं तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V2 है, तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो W2 मिल गया। लेकिन ये W2 को लाने में इस Q1 के कारण जो फील्ड है उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, तो मीन्स वहाँ पे लिख सकते हैं W3, क्या लिख सकते हैं, W3 वर्क डन करना पड़ रहा है, W3। अब देखो ये जो हमारा पॉइंट है A और B के बीच के सेपरेशन को मान लेते हैं हम R12, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, W3 निकाले तब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, यही होगा वर्क डन जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। जब सिस्टम के बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो अगर W2 निकाल रहे थे तो हम क्या लिखते थे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज हम कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे W3 लिख रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, Q1 के कारण 4πε0 R12, यही हो जाएगा पोटेंशियल, और मल्टीप्लाइड बाय Q2, तो ये हो गया W3। आई बात समझ में। अब देखो हमें पोटेंशियल लिखना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं, W3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 4πε0 R12। देखो ध्यान से, अब ये विजिबल होगा। अब देखो हमको क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या करें, सारे वर्क डन को हम क्या करें, ऐड कर दें। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ W1 W2 एंड W3। आ रही बात है समझ में। W1 का देख लो वैल्यू भाई क्या है, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस W2 का क्या है वैल्यू, W3 का Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। आ रही बातें समझ में। ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कि जब हम डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है भाई, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले इस टॉपिक को जरूर क्लियर करें, उसके बाद ये पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोल सकते हैं इसको यहाँ पे लगा दो इन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब देखो कर क्या रहे भाई यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड
हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये रहा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, इक्वली स्पेस्ड रहना चाहिए ना। तो ये मान के चलो कि ये हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक जो फील्ड है यूनिफॉर्म है, और ये क्या है, इक्वली स्पेस्ड है ना। अब देखो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा के साथ एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करें, प्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया, प्लेस्ड किए हैं। तो जैसे कि मान लो ये थोड़ा इंटरमीडिएट में आ जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे कि ये एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहा और इसको इक्वली स्पेस्ड करना है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ से क्रॉस करवाता हूँ, क्लियर है, और दूसरा यहाँ से। यारी बातें समझ में। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डाइपोल मोमेंट। और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये है पॉजिटिव चार्ज। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसके साथ एंगल थीटा के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। बातें आ रही समझ में। अब ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका लेंथ कुछ क्या होगा भाई, 2a होता है। उसका लेंथ क्या होता है, 2a। चलो ये भी सही है। अब देखो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, -q से +q की तरफ होता है। तो ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये रहा उसका लेंथ। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे किसके कारण इस फील्ड में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन इस केस में कैसे करेंगे भाई, हम क्या करेंगे कि जो डाइपोल है उसको हम रोटेट करेंगे। डाइपोल को हम क्या करेंगे, किसी एंगल के साथ हम रोटेट करेंगे और देखेंगे उस रोटेशन में हम क्या वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो जैसे कि मान लो ये एंगल थीटा के साथ इंक्लाइंड है, मान लो इसको θ1 बोल दिए, ठीक है। अब ये जो है इस पर हम कुछ फोर्स लगाएं, ठीक है, इस पर हम कुछ फोर्स लगाएं। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डाइपोल है उसको हम इस एंगल के साथ इंक्लाइन कर दिए। देखो ध्यान से देखना, इस एंगल के साथ इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। ये रहा -q और ये रहा +q। आ रही बातें समझ में। ये था θ1 तो ये हो गया हमारा θ2 एंगल। अब देखो ये जो चार्ज है हमारा +q, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो फोर्स हमेशा उसके डायरेक्शन में ही लगता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देख लो नेट फोर्स हो गया 0। ये θ1 से कहाँ मूव करवा दी भाई, θ2। अब देखो ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये चाहता, ये जो फोर्स चाहता वो क्या चाहता है कि इस जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको हम रोटेट करवाएं। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करना चाहेगा। देखो जैसे कि मान लो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इधर टर्न करना चाहेगा इसको, तो कुछ इस तरह का रोटेशन मिलेगा हमको। आई बात समझ में। तो यहाँ पे टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि इसको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। मीन्स हम एक्सटर्नल टॉर्क की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन कैलकुलेट करना है। और ये जो डाइपोल θ1 पे रखा हुआ था अब उसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया, θ2 पे। तो ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं लीनियरली का बात करूं कि अगर कोई लीनियर में कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसका वर्क डन लिखते थे हम, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे। आ रही बातें समझ में। वो लीनियरली का बात होता था जब को पार्टिकल लीनियरली मूव करता था। लेकिन यहाँ पे जो रोटेशन कैसा हो रहा है,
एंगुलर रोटेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन हमें मिलता है वो होता है टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जब एंगल के साथ रोटेशन होता है तो वर्क डन हमें इस फॉर्मूले से मिलता है, ना कि इस फॉर्मूले से। ये लीनियरली के केस में है, ये लीनियर जब मोशन होता है तो उस केस में इसको फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और जब एंगल के साथ रोटेशन होता है तो उसमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना रहता है वो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये कब है, जब फोर्स क्या कांस्टेंट हो, जब फोर्स क्या कांस्टेंट हो। ठीक है, ये वैलिड वहां पे जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। हाँ, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल रहे तो फोर्स वेरिएबल रहे तो जहां पे वेरिएबल आता है वहां पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, जैसे कि मान लो इसको देखो इस तरह से लिखें, θ1 से θ2 मूव कर रहा है, मीन्स W12 क्या लिख सकते हैं, W12 लिख सकता हूँ वर्क डन 1 से 2 तक जाने में भाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, θ1 से θ2। तो θ1 से θ2 तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे θ1 से θ2। आ रही बात समझ में। और ये हो गया टॉर्क और डी थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी जो मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था उसकी वजह से ऐसे लिखा जा सकता है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है। ठीक है, तो वर्क डन ऐसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे। अब सुनो, हम जानते हैं पहले ही से कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा था, पी क्रॉस ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्रॉस थीटा हटे, क्रॉस जब क्रॉस हटेगा तो ये आया। अब देखो इसको क्या करें, पुट करो यहाँ पे। तो ये हो गया W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2। ठीक है, ये आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा, पुट कर दें वैल्यू। ठीक है, अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। तो P हमारा कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो वो दोनों को क्या करें, बाहर ले आए। तो यहाँ पे आ गया PE, ये क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ गया भाई, ये θ1 से θ2, और ये हो गया साइन थीटा और ये डी थीटा, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब एक इंटीग्रेशन याद रखना कि जब कोई साइन थीटा का इंटीग्रेशन पूछे तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। इसके फॉर्मूले के तौर पे इसको याद रखिए, एक्चुअली फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W12 इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख दो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन होगा θ1 से θ2। देखो इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 यहाँ पे लिमिट क्या करो, पुट करो। तो ये हो गया माइनस पी ई, माइनस को बाहर ले आए, और ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। देखो ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ गया भाई, W12 मीन्स वर्क डन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2, एंगल 1 से 2। तो इसको बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यही हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। आ रही बातें समझ में। अब देखो यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको हम हटाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीई, ये वाला टर्म को उधर लिखें, ये वाला टर्म को इधर लिख दें, तो माइनस हट जाएगा, cos θ1। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस θ2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस θ2। आ रही बातें समझ में। देखो ध्यान से, ये आया टर्म, और यही हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे
ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दोनों एंगल के साथ है, ठीक है, ये पोटेंशियल इसमें दोनों एंगल आ रहा है। लेकिन अगर बोले क्वेश्चन में कि किसी एक एंगल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके दिखाएं, ठीक है, तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका क्या है, देखो एट क्या है हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई, θ1 से θ2 हो रहा है। आ रही बातें समझ में, θ1 से θ2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, U2 माइनस U1। देखो यहाँ से ऐसे अगर लिखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, U2 माइनस U1, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो और इसको लिखो यहाँ पे माइनस PE, इस टर्म को अंदर भेज रहे हैं, cos θ2, देखो माइनस PE cos θ2, और फिर ये गया माइनस, और ये क्या जाएगा माइनस PE cos θ1, ऐसा लिख दिए। अब देखो कंपेयर करो, U2 किसके साथ है, इसके साथ है, और U1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। मीन्स अगर किसी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो देखो, अगर पूछे किसी एंगल के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी फिक्स्ड एंगल के साथ, ठीक है, तो इसका इज इक्वल टू ये हो गया, और U1 इज इक्वल टू ये हो गया। मीन्स अगर किसी फिक्स्ड एंगल के साथ पूछे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस PE cos θ। तो ये हमें याद रखना है, आ रही बातें समझ में, और वो फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो किसी फिक्स्ड एंगल के पे जब पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है ये, और जब पूछे कि कोई डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल θ1 पे या किसी एंगल 30 डिग्री पे रखा हुआ है, और जब उसको मूव करके हम 60 डिग्री पे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो जब ऐसा केस आए क्वेश्चन में तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर पूछे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एंगल 30 डिग्री के साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। आ रही बातें समझ में, तो कौन से फॉर्मूले कहाँ लगाना है ये समझ में आ गया। तो ये थे पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, U इज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस PE। आ रही बातें समझ में, क्या लिखे माइनस P.E, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, cos थीटा हट गया भाई, तो cos थीटा हटा तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस P.E, तो आप इसे भी याद रखें। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केस क्या है भाई वो देखना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो स्पेशल केसेस में क्या है, स्पेशल केसेस, ठीक है, ये स्पेशल केसेस, ठीक। तो देखो स्पेशल केसेस को समझने के लिए एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है। यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस Q और ये प्लस Q, और किसी एंगल थीटा के साथ रखा हुआ है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है 2a है। क्लियर। अब देखो केस 1, इससे पहले जो भी मैंने फाइंड किया था, U इज इक्वल टू थीटा, U इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे भाई, माइनस PE cos थीटा। अब देखो इस रिजल्ट का यूज करके इसका स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। केस वन में क्या है कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं, चलो, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में अगर क्या जाए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल। और ये दोनों के बीच में इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0 डिग्री। क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 पुट करो, मीन्स इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या होगा, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई cos 0, और cos 0 क्या आएगा 1। तो u थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में माइनस पीई, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे पहले मैंने बात किया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, क्लियर है। तो देखो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी जब ये क्या होगा पैरेलल के केस में, और वो क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे। अब देखो, अब क्या ले रहे हैं, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब वो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर ये जो डाइपोल है ऐसा रखा हुआ है, इसको हम रोटेट करके ऐसा ले आए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, डाइपोल मोमेंट ऐसा, उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जा रहा है तो क्या कैसा बनेगा डायग्राम, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो इस केस में कैसा बनेगा भाई, इस केस में बनेगा, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लैक से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बोल रहा है भाई कि ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इसके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जा रहा है तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर कैलकुलेट करो भाई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी ई कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और ये आ गया 0। आ रही बातें समझ में, ये क्या आ गया 0। देखो अब देखो कि पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है 0 कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रख दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मीन्स इस केस में हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो इसमें मिलेंगे नो एनर्जी। क्लियर है, बोलेंगे इसको नो एनर्जी। अब थर्ड केस लो, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस बोलेंगे क्या भाई, थर्ड केस में कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एंटी पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का। मीन्स यहां पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये क्या विजिबल है, हाँ बिल्कुल विजिबल है। देखो व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट ऐसा आ जाए, इधर आ जाए प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर इसको ऐसे समझें, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और डाइपोल मोमेंट ऐसा, इसके बीच में 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री। आप पुट करो भाई, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें क्या आ जा रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो -1, कॉस 180 डिग्री का -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। मीन्स इस केस में बोल सकते हैं कि यू जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी। मीन्स जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड करते हैं तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है वो कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो ये सारे केस थे रिलेटेड टू द टॉर्क, या फिर बोल सकते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो ये मीन्स क्या आप बोल सकते हैं, ये जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हुआ है।
इसके आगे हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। आ रही बातें समझ में? तो आप यहाँ तक सारे अभी तक जो टॉपिक अभी कवर किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको क्या करेंगे आप रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके बाद फर्दर कैपेसिटेंस हम डिस्कस करेंगे। आ रही बातें समझ में? तो आप इसे नोट डाउन कर लें।